क्या आप भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं? इसके लिए आपको 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़ है आपको द आर्ट ऑफ राइटिंग एसेस को जानना होगा और दूसरी चीज़ है आपको उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके साथ में कि एक अच्छा एसे लिखने के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूरी होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और इसके अलावा मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स भी दूँगा जो कि पका-पकाया आपके लिए कंटेंट होगा। बस आपको सिर्फ़ उसको एक फ्लो देना है, सिंक्रोनाइज़ेशन देना है और आपको अपना ऐसे लिख सकते हो और बहुत अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। काफी अच्छा कंटेंट है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो प्लेलिस्ट को और अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इवन आप किसी अदर एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव के आपके 250 वर्ड्स के अंदर कोई ऐसे मांगा जाता है तो आपकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। काफी बेहतरीन कंटेंट है जैसा कि लोगों ने बताया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत, दिस इज माय प्रोफाइल और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं आपके पास में एक फिक्स्ड फॉर्मेट। अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि एक ऐसे के अंदर आपके पास में क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी ऐसे लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आपको उस ऐसे को 3 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड कर देना है। पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पार्ट आपका मेन बॉडी का होगा, तीसरा पार्ट आपका कंक्लूजन का होगा। यहाँ पर जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये रेड पार्ट जो है आपके पास में, ये आपके पास इंट्रोडक्शन है। जो आपके पास ये वॉयलेट वाला पार्ट है ये एक्चुअल में आपके पास में मेन बॉडी है और जो आपका ग्रीन पार्ट है यहाँ पर मैंने इसको कंक्लूजन के साइड में रखा है। अब आपने इसको 3 पार्ट में तो डिवाइड कर लिया, अब इनको आप वापस से सब डिवाइड कीजिए। इंट्रोडक्शन के लिए एक पैराग्राफ काफी होता है, मेन बॉडी को आप कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर आप उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, और जो आपका कंक्लूजन होता है वो आप 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास में फिक्स्ड फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, एक फॉर्मेट ये बता रहा हूं। एक आपको मैं सोशल इश्यूज जो होते हैं उसके लिए एक फॉर्मेट बताऊंगा। पहले गवर्नमेंट का आप देख लेते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो सबसे पहले आपके पास में नॉलेज होना चाहिए उस स्कीम के बारे में। क्या, जब भी आप इंट्रोडक्शन करते हो तो सबसे पहले आप वहां पर एक अपनी कोटेशन इस्तेमाल कीजिए या टैगलाइन इस्तेमाल कीजिए जो उस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर होती है। उस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर जो टैगलाइन है वो वहां से शुरुआत कीजिए, एक अच्छा कोटेशन यूज कीजिए। उसके बाद में बताइए उस स्कीम के बारे में कि वो कौन सी डेट को वो आपकी लॉन्च की गई है, कौन कौन सी उसके अंदर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व की गई है, किसने लॉन्च की गई है, किसने लॉन्च किया है, कहां पर लॉन्च किया है और एक्चुअल में इस स्कीम का मतलब क्या है, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू। तो ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, हम मेन बॉडी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब हम मेन बॉडी के आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपको इस स्कीम की जरूरत आखिर में क्यों पड़ रही है। इस स्कीम की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हो सकता है हमारा पास्ट जो है, हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हुई थी, तो उस वजह से वहां पर एक ये वैक्यूम क्रिएट हो गया था और आज वहां पर ये हमारे पास प्रॉब्लम बन के आ गई है। तो हमने इस चीज को फिक्सअप करने के लिए, इस चीज को एरेडिकेट करने के लिए, इस चीज को सही करने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की गई है ना। यहाँ पर आपका एम थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना है और इसकी आपको जरूरत बता देना है। फिर आपको वहां पर अगर आपके पास कोई फैक्ट फिगर है जो कंपेयर कर पाए किससे, आपके पास्ट से और आपके प्रेजेंट से, कि आज सिनेरियो क्या है और आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले या 20 साल पहले क्या सिनेरियो था। तो एक कंपैरिजन हो जाएगा तो बहुत ही माइंड के अंदर आपके पास एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, ये इस बंदे ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, एक बहुत अच्छा फ्लो दे रहा है ये, और यहाँ पर एक इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है कि वाओ ये फैक्ट है, ये फिगर है। तो वो फैक्ट फिगर एग्जामिनर के माइंड पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। यहीं से पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है इस ऐसे के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। फिर इसके बाद में आप कुछ, अगर आपके पास इंटरनेशनल एस्पेक्ट है जो मैंने आपको बताया, किसी फैक्ट फिगर को आप यहाँ पर एडअप कर सकते हो। कोई इंटरनेशनल रैंकिंग हो गई उसको बता सकते हो। वर्ल्ड से इंडिया को, अगर इंडिया की बात हो रही तो वर्ल्ड से इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर दीजिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें भी जरूरत है इस चीज को लेकर आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर आपने सेकंड पैराग्राफ में अपना जो एम था उसको थोड़ा अच्छे तरीके से आपने एलोबरेट किया, उसको थोड़ा अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में ये स्कीम में क्या क्या चीजें दे रखी है। तो आपको कंपोनेंट्स बताने हैं इस स्कीम के कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस स्कीम के थ्रू अचीव करने के लिए। ठीक है, गोल्स बताने हैं आपको,
कि क्या-क्या अचीव करना है और कंपोनेंट्स बताने हैं कि इस स्कीम के अंदर एक्चुअल में क्या-क्या चीजें हैं जो वर्क करेगी। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा-थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि इन चीजों का जो फायदा होने वाला है वो क्या होगा एक्चुअल में, इस स्कीम का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको एक-एक या दो-दो लाइनें हर एक एस्पेक्ट को कवर करके लिखना है। मैंने सारे के सारे एस्पेक्ट लिखे हैं। सोसाइटी पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेशन पर क्या पड़ेगा, इंटरनेशनल इसका हो सकता है आपकी इमेज अच्छी हो जाए, हम एक रोल मॉडल बन पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, हम ऐसा काम कर रहे हैं। इकोनॉमिकल आपके पास में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल क्या पड़ेगा, रिलीजियस क्या होगा, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट गिरेगा, लोगों के बिहेवियर पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये एक चेंज क्रिएट कर पाएगा, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको क्या करने हैं, यहाँ पर कवर अप करने हैं। जब आप इन इम्पैक्ट्स को कवर अप कर रहे हो तो आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है। हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअल में दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। कौन सा? एक रूरल इंडिया, एक अर्बन इंडिया। तो आपको रूरल इंडिया के बारे में भी बताना है सिनेरियो, आपको अर्बन इंडिया के बारे में भी बताना है सिनेरियो। दोनों को चीजों को आपको लेकर यहाँ पे अच्छे से आपको, यही है मेन बॉडी है जो आपके पूरे एसे को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। जब आपने पूरे एसे को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, फिर हम चलेंगे इस स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं। हम बताएंगे कि इसके ये फायदे होने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ और ग्राउंड रियलिटीज भी होती है हमारे पास में, उस वजह से कुछ हमारे पास डीमेरिट्स भी होगी। हमें चैलेंजेस का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। कुछ लूप होल्स हैं जो कि आपको गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए हैं और उनको किस तरीके से करना चाहिए, तो कुछ सॉल्यूशंस भी देने हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है, वो अचीवमेंट अगर आपको पता है तो अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और क्या क्या अचीवमेंट अभी करने बाकी है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पूरा एक अच्छे से कंक्लूजन वाला पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सेमी कंक्लूजन हो गया एक तरीके से। फिर इसके बाद में हम लास्ट में पैराग्राफ 5 पे आएंगे और हम इसको एक बहुत ही अच्छी एंडिंग देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ आपके पर्सनल ओरिजिनल थॉट्स हैं तो आप वो सजेशन में ऐड कर सकते हो, कोई कोटेशन के साथ अपनी एंडिंग को आप फिनिश कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी गवर्नमेंट स्कीम को बहुत अच्छी तरीके से, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को आप ये वाला फॉर्मेट यूज करके आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। इसके अंदर आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। इस फॉर्मेट को अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लीजिए, और ये एक फ्लो है जो मैंने आपको फ्लो देने की कोशिश किया है। मैं भी जब ऐसे लिखता था तो मैं इन चीजों को ही ध्यान में रख के अपना ऐसे लिखता था। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करोगे कि तो आपके ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा जो चीजों को एक फ्लो के अंदर लिखना शुरू कर देगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी। ये चीज मैं आगे आपसे एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कभी आपके पास में अगर गवर्नमेंट स्कीम नहीं आई, सोशल अगर आपके पास में कोई चैलेंज आ गया है, सोशल कोई इशू है, कुछ भी हो सकता है, करप्शन हो सकता है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, चाइल्ड मैरिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास में, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वही काम करना है। तीन चीजें आपके पास में, इंट्रो, मेन बॉडी और आपके पास में कंक्लूजन। तो वापस से आपको उनको सब डिवाइड करना है। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 जो होगा वो आपका क्या करेगा, इस आपका जो इशू है इसको आपको डेफिनेशन देगा, इसका इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन में क्या करोगे आप लोग, कोई कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, फिर उस सोशल इशू की आप कोई डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट आपका सोशल इशू हो सकता है, उसका आप टैगलाइन के साथ में इंट्रोडक्शन कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, डेफिनेशन बता सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट आखिर में क्या चीज है। फिर आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करना कि क्यों आज वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन्स को आज एम्पावर करने की जरूरत पड़ रही है। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट का कि क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए आज हमें इस चीज की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। यहां से एग्जामिनर जो होगा पढ़ने वाला, उसके माइंड पर एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि यार ये इसने जो ऐसे लिखा है बहुत अच्छे फ्लो में लिखा है और पढ़ने में उसको मजा आ रहा है, उसको चीजें समझ में आ रही है, तो वो आपको अच्छे नंबर देने में बिल्कुल कतई आपको लेट नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आपको मेन बॉडी की तरफ आगे बढ़ना है। उसमें मेन बॉडी के अंदर आपको दो तीन चीजों का पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। हमने बता दिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट या फिर जो भी आपका इशू है, आखिर ये हो क्यों रहा है, ऐसे क्या कॉजेज है इसके, ऐसे क्या क्या रीजंस है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ताकि तो जब तक हमें प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। जब तक डॉक्टर के पास में, डॉक्टर को डिजीज के बारे में नहीं पता होगा, वो उसको डायग्नोस्टिक कैसे करेगा उस चीज को। ठीक है, सो आपको कॉजेस के बारे में पता करना है कि क्या चीजें हैं जो इसको कॉज कर रही है, हम लोग कहां पर लैग कर रहे हैं, और हमें हमारे के पास में कुछ फैक्ट फिगर रखना है ताकि हमारी ये बात एक जस्टिफाई हो पाए कि ये फैक्ट और फिगर है, हमारे देश की आबादी का इतना परसेंट ये चल रहा है और वो चल रहा है। फैक्ट फिगर रखोगे तो आपकी ये जो आपकी क्या कॉजेज हैं और कहां पर हम लैग करें, इसको बहुत अच्छा रीजन मिलेगा, लॉजिक के साथ में यहाँ पर ये कोरोबरेट हो जाएगी।
तो जब आपकी ये बात कोरोबरेट हो गई, आपने ये बता दिया कि हाँ ये इसमें हमें सही में काम करने की जरूरत है, फिर आगे बढ़ेंगे हम इस सोशल इशू के बारे में कि इस सोशल इशू से हम लोगों को क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से हम लोग डाउनग्रेड हो रहे हैं। हम लोगों को फ्लोरिश करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम अभी भी हमारे ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं। वो इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? नेशन के ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या है? सोसाइटी के ऊपर, कल्चर, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल, रिलीजियस, हेल्थ, पॉलिटिक्स, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक्स और ये जितने भी आपके पास में फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर आपको एक-एक, दो-दो लाइन के अंदर आपको इम्पैक्ट्स बताने हैं, क्या-क्या इम्पैक्ट होंगे। ये इम्पैक्ट फिर से आपके पास में 2 तरीके से आपको लिखने हैं। आपको रूरल इंडिया का भी ध्यान रखना है, आपको अर्बन इंडिया का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा इंडिया दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है? तो आपने इसके बारे में सारे इम्पैक्ट्स को क्लियर कर दिया। अब बात बढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये बता दिया, इसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमको ये भी बता दिया। तो अब इसके आपको काम करने की जरूरत है, इसके ऊपर हमें इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या कर लिया है ना? गवर्नमेंट ने क्या किया है, सोसाइटी ने क्या किया है, वापस फैक्ट फिगर है तो आप रखिए उसके बारे में। ठीक है? हम लोग आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या-क्या चीजें प्लान कर रही है और आपको ये चीजें भी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस देने हैं, एक्चुअल में आपको सॉल्यूशंस देने हैं। आपने यहाँ पर पैराग्राफ 4 में हम सेमी कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल कंक्लूजन करना है। उसके अंदर आप कोई कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने पर्सनल ओरिजिनल थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, कोटेशन यूज कर सकते हो, कोई पॉजिटिव नोट ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सोशल इशू को भी आपको हैंडल करना है। मैंने दोनों चीजें बता दी, सोशल इशू हो चुका है आपके पास में और आपके पास में गवर्नमेंट स्कीम हो चुकी है और यहीं पे आपके सारे एसएस जनरली 90% यहीं पे बनते हैं। ओपिनियन बेस्ड यहाँ पर कभी भी एसएससी अभी तक नहीं पूछती है और शायद आगे नहीं पूछेगी। 250 वर्ड्स का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। आपका ऐसे बहुत क्रिस्प होना चाहिए और बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए। सामने वाला पढ़े तो उसको मजा आए पढ़ने में, अच्छा लगे कि हाँ मैं एक अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या क्या आपके पास में चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत होती है दोस्तों आपके पास में एक अच्छी राइटिंग है, आपके पास में एक रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आपके माइंड के अंदर कंटेंट नहीं आएगा। जब तक रीड नहीं करोगे आपके पास में माइंड के अंदर कंटेंट नहीं आएगा, है ना? और आपकी थॉट प्रोसेस इंप्रूव नहीं होगी। रीडिंग से आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऐसे को राइट करना होता है तो ऑब्वियसली राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे घटिया लिखो, बेकार लिखो, जैसा भी लिखो, बस लिखते रहो, लिखना ना छोड़ो। लिखना छोड़ दिया तो आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि लक फैक्टर यहाँ पर एक काम करता है कि जिसके लक अच्छा होगा उसको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये लोग जो होते हैं, ये नेगेटिव लोग होते हैं, ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं। आपको आपके एफर्ट्स जो है वो जेन्युइनली लगाने हैं। फिर वो बात की बात है कि लक बेस्ड है या नहीं है। लक तो हर जगह दोस्तों काम करता है। इवन आप फॉर्म भरते हो वहां पर भी लक काम करता है। आपका पेमेंट नहीं हुआ, आपके साथ कोई टेक्निकल इशू हो गया, प्री के अंदर आपका पेपर का 2 एडमिट कार्ड आ गए, 6 तारीख को आपका एग्जाम हो गया, आप 7 तारीख को पूछ रहे हो। तो देखो लक तो हर जगह काम करता है, लेकिन आप जिस चीज के ऊपर आप कुछ उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते हो, उस चीज को आपको साइड में कर देना चाहिए। आप जो काम कर सकते हो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। आपको राइटिंग करनी है, अच्छे से अपनी जेन्युइनली मेहनत करनी है और जेन्युइन मेहनत का जिंदगी में हमेशा फल मिलता है, कभी मेहनत जाया नहीं जाती है। ये चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, उसके बाद में आपके पास में राइटिंग हैबिट होनी चाहिए। आपको अपनी जो जो भी लैंग्वेज है आपके पास, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे आप हिंदी के अंदर लिखो, आपकी उस लैंग्वेज के अंदर अच्छी कमांड होनी जरूरी थी। वो कमांड कैसे होगी? आपके पास अच्छे वोकेबलरी होनी चाहिए, है ना? आपके पास में इडियम फ्रेजेस या फिर ये इस तरीके से जो मुहावरे या इडियम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनका आपको इस्तेमाल पता होना चाहिए। हर एक वर्ड को अलग अलग डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको शशि थरूर बन जाना है, लेकिन हाँ एक डिसेंट लैंग्वेज लिखनी है। आपने जो लिखा है वो क्लियरली एक्सप्लेन करता हो आपकी बात को और सामने वाला भी उसको क्लियरली समझ पाए। इसी को बोलते हैं आपकी कमांड ओवर द लैंग्वेज। आपको कोई बॉम्बास्टिक लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। सिंपल नॉर्मल जो आप लैंग्वेज होती है वो लिखना है। और ऐसा नहीं लिखना है कि आपको बिल्कुल ही कुछ ज्यादा ही आपने इसको तोड़ तोड़ के, जैसे हम बचपन में लिखते थे कि काऊ पे ऐसे लिख रहे तो उसके 4 टांगे होती है, 2 उसके पास में सींग होते हैं। ऐसे नहीं लिखना है। आप यू आर ग्रोन अप नाउ, तो आपको उस वो चीज मेंटेन करनी है। आप एक ऑफिसर बनने वाले हो तो आपका ऐसे भी उस लेवल का होना जरूरी है। आपके पास में सबसे पहली चीज ही यही आती है। रीडिंग राइटिंग के बाद में आपके पास में एक नॉलेज जनरेट होगा और उस नॉलेज को आपको एनहांस करना है अपनी रीडिंग के साथ में, थोड़ा रिसर्च के साथ में
और लोगों के साथ डिस्कशन के साथ में। नॉलेज नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या, ठीक है। नॉलेज होगा तो आप क्या कंटेंट को क्रिएट कर पाओगे। जब भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे, जैसा मैंने आपको फ्लो बताया उस फ्लो में, और मेरे जितने भी प्रीवियस आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश किया है कि एक अच्छा कंटेंट फ्लो के साथ में मैं आपको दे पाऊं, और उस चीज को आपको जोड़ जोड़ के आपको आपका एक अच्छा ऐसे लिखना है। ये कंटेंट आपका होलिस्टिक होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को कवर करता हो, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करता हो, क्योंकि 250 वर्ड्स का है, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स कम है, तो आपको कम वर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा आपके पास में आपको अपना स्किल्स शो करना है। होलिस्टिक होने का मतलब ही यही है कि हर एक एस्पेक्ट को कवर अप करना है और एक अच्छा फ्लो देना है, ठीक है। आपके पास में क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो बात आप खुद अपने दिल में आपके बात है, वो बात आप इतनी अच्छी तरीके से लिखो कि सामने वाला भी एग्जैक्टली वही बात समझे। इसी को बोलते हैं क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और आपके पास में उस नॉलेज होगा उस टॉपिक के बारे में, और आपके पास लैंग्वेज की कमांड होगी, तभी आप ये चीज कर पाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है आपके पास में फ्लो होना और एक सिंक्रोनाइजेशन होना। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में फॉर्मेट दिए हैं, ये मैंने आपको एक फ्लो के अंदर दिए हैं। इसके अंदर आप जब ऐसे लिखोगे तो आपके जो थॉट्स होने चाहिए, आपके जो आपकी जो बातें हैं वो सारी की सारी वेल कनेक्टेड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, एक फ्लो के अंदर होना चाहिए कि ऐसा हुआ है, इसके बाद में ऐसा हुआ है, इसके बाद में ऐसे करने की हमको जरूरत है। तो इन चीजों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जब भी आप कोई ऐसे को स्टार्ट करते हो तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोटेशन यूज कीजिए, कुछ ओरिजिनल थॉट्स रखिए, और ऐसा रखिए कि वो सामने वाला पढ़ने को मजबूर हो जाए कि यार इसने ऐसा क्या लिखा है जो इसने मतलब मुझे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर मंत्र मुग्ध कर दिया, मुझे इसने यहीं पर बांध के रख लिया है। अब मैं इस पूरे ऐसे को यहाँ पर पढ़ूंगा, और वो पढ़ता जाए और ऐसे खत्म हो जाए, और उसे मजा आ जाए कि बहुत अच्छा इसने ऐसे लिखा है। और लास्ट में एक अच्छा आप लास्ट में इंप्रेशन क्रिएट कीजिए, एक अच्छा कोटेशन देकर, एक अच्छा ओरिजिनल थॉट देकर। तो दोस्तों ऐसे को लिखने के ये एक आर्ट है। आप बिल्कुल किस्मत के या लक के भरोसे मत बैठे रहिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए। नंबर आना नहीं आना वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये है कि आप एक अच्छा ऐसे लिखें, जेन्युइनली अपने एफर्ट्स लगाएं, और आप एक अच्छा वहां पर ऐसे लिख कर आए। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे दोस्तों, तो मैं ये बिलीव करता हूं कि आप एक बहुत अच्छा ऐसे क्रिएट कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।